हेलो बच्चों, आप लोगों के लिए जो प्रकाश और परावर्तन का चैप्टर चल रहा था, यानी प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन का जो चैप्टर चल रहा था, उस चैप्टर का आज एक पार्ट और मैं लेकर आया हूं और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज अपवर्तन के बारे में। इसके पहले जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है बच्चों, आप लोगों को पता होगा, उसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया है परावर्तन के पार्ट को, उसके न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने किया है, कैसे न्यूमेरिकल होते हैं ये भी देख लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन के बारे में और इसके कुछ न्यूमेरिकल भी हम करेंगे। तो इसमें क्या क्या टॉपिक है ये भी समझेंगे और न्यूमेरिकल को भी करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पिछला लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। और एक खास बात, आज का एक खास आपके लिए मैसेज ये है कि अगर जो बच्चे केमिस्ट्री में या फिजिक्स में या जो मैथ का टॉपिक पढ़ रहा है, इसमें जो चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर कमेंट कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि सर ये चैप्टर कंप्लीट करा दीजिए। और जो भी चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा बच्चों, कंप्लीटली पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको आधा अधूरा पढ़ाया जाएगा। जो भी पढ़ाया जाएगा वो कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, मतलब कि आपके बोर्ड के एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आएगा तो यहीं से आएगा, इसके बाहर नहीं आने वाला है। और न्यूमेरिकल भी हद तक यहीं से आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में थोड़े नंबर्स चेंज हो सकते हैं, डिजिट चेंज हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना। तो इसलिए इस बात को जरूर ध्यान रखें कि जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो आपको कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है। समझ में आ गई बातें? तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों, और इस लेक्चर में देखते हैं कि जो जो टॉपिक है हम उसको कैसे समझेंगे, क्या चीज़ें हैं इसमें। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा पार्ट नंबर 4 है और प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन का चैप्टर चल रहा है। और इसमें जो आज का टॉपिक है बच्चों, कुछ ये है आपके सामने। बोला गया है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अब बच्चों अगर आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दूं पुराने वाले टॉपिक को, याद करिए कि जब आप लोगों ने परावर्तन पढ़ा था ना, परावर्तन जब आप लोगों ने पढ़ा था तो परावर्तन में क्या पढ़ा था? हमने वहां पर एक बात बताई थी कि मान लीजिए हमारे पास एक पृष्ठ है और दूसरी तरफ क्या कर दिया गया, पॉलिश कर दिया गया। अब क्या होता था कि यहाँ पर लाइट गिरती थी इस पर आके और उसी माध्यम में वापस चली जाती थी, और इसको हम क्या कर देते थे, इसको हम अभिलंब यहाँ पर बना देते थे। क्या बना देते थे? अभिलंब बना देते थे। तो बच्चों इस प्रोसेस को, इस क्रिया को बोलते थे हम परावर्तन। क्या बोलते थे हम? परावर्तन। ये बात सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई होगी पिछले लेक्चर में। लेकिन अपवर्तन क्या होता है सर? अपवर्तन जस्ट बच्चों उसका उल्टा होता है। तो बच्चा पार्टी इसको समझते हैं क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन। देखिए जो मैंने बोला वही चीज यहां पर लिखा गया, पहले इसको पढ़ देते हैं फिर आपको समझाते हैं। देखिए बोला गया है कि जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं बच्चों। प्रकाश का अपवर्तन, इसका मतलब यह हुआ कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चल रही होगी और अपने पृष्ठ से टकराने के बाद दूसरे माध्यम में चली जाएगी तो उसको हम बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। समझ में आ गई बच्चों बातें? अगर नहीं समझ में आई है तो परिभाषा तो आपको क्लियर हो गया कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलती है, पृष्ठ से टकराने के बाद दूसरे माध्यम में चली जाती है, उसको बोलते हैं अपवर्तन। अगर नहीं समझ में आया तब डायग्राम से समझते हैं बच्चों। पहले इसको डायग्राम में क्या है कि मान लेते हैं बच्चों को हमारे पास एक यहाँ पर एक पृष्ठ हमने रख दिया, ये पृष्ठ, और ये पृष्ठ पॉलिश नहीं है। याद रखिएगा इसमें परावर्तन में पॉलिश होता है लेकिन इसमें पॉलिश नहीं होता है। अब यहाँ पर करते क्या है बच्चों, थोड़ा आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। अगर मैं बोल दूं कि ऊपर वाले केस में यहाँ पर वायु है, क्या है बच्चों? वायु है, और यहाँ पर नीचे जल है। क्या है? जल है। अगर जल है तो जल को जल जैसा ही बना दो भैया, जल को जल जैसा ही बना दो। चलिए जल जैसा हम बना देते हैं। हाँ ये हमारा जल है, मछली जल की रानी है। हाँ ये है भाई, ये यहां पर जल है, यानी कि ऊपर वायु है, नीचे क्या है बच्चों? जल है। अब होता क्या है बच्चों, अब आप लोगों को तो ये बात अच्छे तरीके से पता है कि मान लीजिए प्रकाश की किरण ऐसे इस माध्यम से आती है। कहां से? वायु से। ये पूरा पूरा माध्यम ऊपर वाला वायु है, यहां पर आती है, ऐसे जाती है, यहां से टकराने के बाद क्या होती है, ऐसे नीचे की तरफ क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है, यानी कि मुड़ जाती है, यानी कि विचलित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या बोल रहे हैं? इस प्रक्रिया को बोल रहे हैं अपवर्तन। अब होता क्या है बच्चों इसमें चीजें ये है कि अगर मैं कहूं कि यहां से मैं अभिलंब बना दूं, क्या बना दूं मैं? अभिलंब। अभिलंब, इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। अभिलंब बोलते हैं बच्चा पार्टी, अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, ये अभिलंब हो गया। अब बातें आती है कि इसमें कोण के बारे में बता देते हैं बच्चों। अगर मैं कहूं कि जब लाइट यहां से इससे जाके टकराती है तो जो कोण बनाती है, कौन सा कोण बनाएगी? एक तो हमारे पास बनाएगी आई और एक बनाएगी हमारे पास आर। आई को क्या बोलते हैं? आई को बोलते हैं क्या?
आई को बोलते हैं अपवर्तन कोण और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, तो आई और आर आपने एंगल समझ लिया। तो ये चीज अभी आप समझेंगे इसके नियम में भी, लेकिन अभी आपको ये बात समझ में आ गई बच्चों कि अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलती है और किसी पृष्ठ से टकरा के दूसरे माध्यम चली जाती है तो उसको बोलते हैं अपवर्तन। समझ में आई बात? चलिए आगे चलते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए कुछ चीजें आपको दी गई है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बारे में कुछ परिभाषाएं आपको लिखना है। क्या होती हैं परिभाषाएं बच्चों? क्या होती परिभाषाएं ये समझते हैं। अब देखिए अभी मैंने डायग्राम यहाँ पर समझाया आपको। अब देखिए यहाँ इस डायग्राम में जो समझाया, आई को क्या बोलते हैं? आई को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। और आर को बोलते हैं बच्चों परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं, कोण, परावर्तन कोण बोलते हैं बच्चों। ठीक है, ये दो चीजें आपको पता है। अब बात यह है कि ये जो किरण जा रही, जैसे ये अभिलंब है, तो ये जो किरण जा रही थी इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं बच्चों? आपतित किरण बोलते हैं बच्चों। आपतित किरण, आपतित किरण बोलते हैं प्यारे बच्चों, आपतित किरण। और ये जो बाहर की तरफ चली गई, नीचे की तरफ चली गई, इसको बोलते हैं बच्चों परावर्तित किरण। कौन सी किरण? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण। इन्हीं सब के बारे में परिभाषाएं लिखनी है। तो अगर आप देख रहे हैं आपतित किरण क्या होती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी पृष्ठ पर जाकर टकराती है तो उसको बोलते हैं आपतित किरण, और टकराने के बाद दूसरे माध्यम में जो चली जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और आपतित किरण और परावर्तित किरण को जब हम दो बराबर भागों में तोड़ देते हैं, बांट देते हैं, तो उसको बोलते हैं अभिलंब। तो चलिए ये परिभाषा भी लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है? आपतित किरण क्या है? यहाँ पर मैं लिखूंगा परिभाषा कि जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर किसी पृष्ठ से टकराती है, पृष्ठ से टकराती है तो उसको क्या बोलते हैं? टकराती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। तो उसे आपतित किरण कहते हैं बच्चा पार्टी, आप उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित भैया, आपतित, हाँ आपतित किरण कहते हैं। आई बात बच्चों समझ में? आपतित किरण की परिभाषा, ये आपको आपतित किरण की परिभाषा पता चल गई। ठीक है, कहते हैं। ठीक, ओके। अब बात आती है अपवर्तित किरण क्या होती है। जब कोई किरण सरफेस यानी कि पृष्ठ से टकराने के बाद किसी दूसरे माध्यम में चली जाती है तो उस किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। तो क्या लिखेंगे? जब प्रकाश किरण टकराने के बाद, पृष्ठ से टकराने के बाद, टकराने के बाद दूसरे माध्यम में चली जाती है, दूसरे माध्यम में चली जाती है, तो उसे कौन सा किरण कहते हैं? कौन सा किरण? अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं? अपवर्तित या परावर्तित भी बोल सकते हैं। अपवर्तित किरण कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतनी बातें? तो ये दो परिभाषाएं आपके सामने आ गई, एक आपतित किरण, एक अपवर्तित किरण। अब बात आती है अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? आपतित किरण और परावर्तित किरण, यानी आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच में जो लाइन हम लोग उसको क्या करते हैं? दो भागों में बांट देती है, उसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। यानी कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण को दो भाग में बांटने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर? आपतित
किरण, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण को दो भागों में बांटने वाली, दो लंबवत भाग में, दो लंबवत भाग में बांटने वाली किरण को, बांटने वाली रेखा को, किरण नहीं, बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं बच्चों? रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं बच्चा पार्टी, अभिलंब कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको ये दो बातें समझ में आ गई कि जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अपवर्तन क्या होता है, उसकी परिभाषा देख लिया। अब अपवर्तन से रिलेटेड 3 पॉइंट थे, कौन कौन से? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों की परिभाषाएं भी हो गई। अब कुछ और काम की चीजें देखते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब आपतन बिंदु, अभिलंब और आपतन कोण। अभिलंब तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ पर देखिए, अभिलंब अभी लोगों ने पढ़ लिया, तो अभिलंब को पढ़ने की जरूरत नहीं, अभिलंब तो हो ही चुका है, ये पॉइंट अभी हमने करा ही दिया, कोई मतलब नहीं इसका। आपतन बिंदु क्या होता है? जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आकर गिरती है उसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। क्या लिखेंगे? जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आकर गिरती है उसे अभिलंब बिंदु कहते हैं। उसे अभिलंब बिंदु कहते हैं। अभिलंब करें, आपतन बिंदु, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं बच्चों, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, यानी कि लाइट जिस पॉइंट पर आकर गिरती है उसको क्या बोलते हैं? उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या आपतन बिंदु कहते हैं। और ये परिभाषा अभी हम लोगों ने देख लिया बच्चों, इसको पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं है। आपतन कोण क्या होता है और अपवर्तन कोण क्या होता है? आपतन कोण मतलब आई, अभी मैंने बताया आपतन कोण मतलब आई, अपवर्तन कोण मतलब आर। ये दोनों की परिभाषाएं क्या होंगी आपको ये भी समझना है। देखिए छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, लेकिन आपके लिए बोर्ड में जब आ जाता है ना तो बहुत बच्चे ये सब चीज़ें लिख नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब चीज़ें बोर्ड में नहीं आती। लेकिन मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि ये बोर्ड में ये सब चीज़ें भी पूछी जाती हैं और ये आपको पता होना भी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब क्या है आपतन कोण? आपतन कोण का मतलब है कि आपतन किरण और जो हमारा पृष्ठ के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? आपतन कोण। उसको हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं बच्चों, आपतन कोण बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक, देखिए मैं आपको समझाता हूँ चीज़ों को, जो भी मैंने आपको समझाया था। यहाँ पर देखिए इस चीज़ को थोड़ा इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, हो गया है। हाँ, ये जो आपका एंगल बनेगा यहाँ से बनेगा, ठीक है, यहाँ से। हाँ, अब देखिए अगर मैं कहूँ कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे अपवर्तित कोण। आई बात समझ में? तो चलिए इस परिभाषा को भी समझते हैं, लिखते हैं इस परिभाषा को भी, क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए कह रहे हैं इसमें कि अभिलंब तथा किसके बीच बच्चों? आपतित किरण, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच, आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं बच्चों, आपतन कोण बोलते हैं, आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो मतलब आपको ये बात समझ में आ गई कि जब
अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे? आपतन कोण। अब यहाँ पर अपवर्तन कोण क्या होता है ये समझते हैं। अपवर्तन कोण यानी अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको कौन सा कोण बोलेंगे? अपवर्तन कोण। यानी कि लिखेंगे कि अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच के कोण को अपवर्तित किरण के बीच के कोण को क्या बोलते हैं बच्चों? बीच के कोण को क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण यानी कि आर। किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। अपवर्तन कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है बातें? देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को अपवर्तन कोण, जिसको आई से प्रदर्शित करते हैं। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को अपवर्तन कोण, जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ये बातें आपको पता होना चाहिए, ये भी परिभाषाएं। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगले टॉपिक की तरफ देखते हैं। अब कुछ और पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फिर मैं और भी चीज़ों को इसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले आप पॉइंट्स को एक एक समझते चलिए कि क्या चीज़ें हैं, इनकी मीनिंग क्या है, ये समझते हैं। देखिए, एक है हमारे पास बच्चों सघन माध्यम। एक हमारे पास क्या है? सघन माध्यम। और एक हमारे पास है विरल माध्यम। अब इस चीज़ को समझना ये बहुत जरूरी है कि कोई चीज़ सघन माध्यम कब होती है और विरल माध्यम क्या होती है। मैं आपको ऐसे बोलूँ, सिंपली आपको समझाने की कोशिश करूँ, सघन माध्यम क्या होता है पहले समझिए, और विरल माध्यम। सघन माध्यम मतलब क्या है? इसमें बोलें कि यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुकती है तो उसे दूसरे माध्यम से पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहते हैं। एक और परिभाषा है बच्चों, सघन का मतलब होता है डेंस, डेंसर जिसको बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेंसर। यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में डेंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंसर। ठीक है। और इसको बोलते हैं रेयरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेयरर बोलते हैं, याद रखिएगा, रेयरर बोलते हैं। ठीक है। अब बात यह है कि अगर मैं बोलूं कि जिसमें प्रकाश की चाल तेज हो जाए उसको विरल माध्यम कहते हैं, और जिसमें प्रकाश की चाल धीमी हो जाए उसको सघन माध्यम कहते हैं। अगर मान लीजिए आपके दिमाग में ये सब चीजें नहीं आती हैं, जो इन्होंने लिखाया है उसको तो मैं पढ़ दूंगा, लेकिन अभी समझिए, जिसमें प्रकाश की चाल तेज हो जाए उसको बोलते हैं विरल माध्यम, और जिसमें प्रकाश की चाल धीमी हो जाए उसको बोलते हैं सघन माध्यम। लेकिन पहले इनकी परिभाषा देखते हैं, फिर अपना परिभाषा भी लिख देते हैं, अगर जगह तो है ही है यहाँ पर। कह रहे हैं सघन माध्यम क्या है? यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुकती है। मतलब समझ रहे हैं ये कहना क्या चाह रहे हैं? समझिए, कुछ डायग्राम मैं ऐसे बनाता हूँ, यहीं पर डायग्राम छोटा सा मैं बना के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए लाइट ऐसे आई, आने के बाद ऐसे टकरा के निकल गई। ठीक है। अब ये टकरा के जब निकल गई बच्चों, तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? अभिलंब बना देते हैं। कह रहे हैं कि अगर ये कोण यहाँ से यानी अभिलंब की तरफ जा रही है, अभिलंब की तरफ झुक रही है, तो उस माध्यम को क्या बोलते हैं? सघन माध्यम बोलते हैं। यानी कि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाए। अगर अभिलंब की ओर मतलब अभिलंब की ओर भागे, यानी कि अंदर की तरफ भागे, तो उस माध्यम के क्या बोलेंगे? सघन माध्यम। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण अभिलंब के से दूर हटती है, मतलब दूर जाने मतलब दूर भागती है, मतलब कुछ कहानी ऐसी है कि लाइट ऐसे आती है, टकराने के बाद ऐसे इधर जाती है, अभिलंब देखिए, अब देखिए अभिलंब से दूर भाग रही है। ये जो अभिलंब से दूर भाग रही ना, ये अभिलंब से दूर भाग रही, इसी वजह से इसको बोल रहे हैं विरल माध्यम। ठीक है। विरल माध्यम में जो अपवर्तित किरण होती है, सिंपल समझिएगा, विरल माध्यम में जो अपवर्तित किरण होती है अभिलंब से दूर भागती है, और सघन माध्यम में जो अपवर्तित किरण होती है वो अभिलंब के तरफ भागती है। समझ में आई बात? अपवर्तित किरण मतलब नीचे वाली किरण, इस किरण की बात हो रही है, इस किरण की। यानी कि फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सघन माध्यम में अपवर्तित किरण नॉर्मल यानी कि अभिलंब की तरफ झुकती है, और विरल माध्यम में अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर भागती है। एक प्रोसेस तो ये हो गया आपको याद रखने वाला। दूसरा मैं अपने तरफ से बता दे रहा हूं कि सिंपल लैंग्वेज में आप याद रख सकते हैं कि सघन माध्यम क्या होता है। सघन माध्यम क्या होता है बच्चों? देखिए ये परिभाषाएं तो आपको मैंने समझा दिया क्या होती है। अब ये समझिए कि सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या है। सघन माध्यम क्या होता है बच्चों? कि जिसमें ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल
धीमी हो जाए, धीमी हो जाए। मान लीजिए वो परिभाषा अगर आपको नहीं याद होता तो ये तो याद रख सकते हैं ना, ये तो सिंपल परिभाषा हो गया कि सघन माध्यम वो माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो जाए, धीमी हो जाए। और विरल माध्यम क्या है, इसमें क्या लिखेंगे, ऐसा माध्यम, ऐसा माध्यम, माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या हो जाए, प्रकाश की चाल तेज हो जाए, तेज हो जाए, हो जाए। ठीक है बच्चों, यानी कि जिसमें प्रकाश की चाल तेज हो जाए उसको क्या बोलते हैं, विरल माध्यम, और जिसमें प्रकाश की चाल धीमी हो जाए उसको क्या बोलते हैं, सघन माध्यम। अब आपको एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं। देखिए बच्चों, ऐसा बहुत कम ही देखा गया है कि सघन माध्यम और विरल माध्यम को हम कंफर्म बता सकें। हाँ, लेकिन जब हमको दिया जाएगा दो माध्यम तो हम बता लेंगे कौन सा सघन माध्यम है और कौन सा विरल माध्यम है। जैसे मैं तुमसे एक एग्जांपल लूँ, मैं बताऊं कि जैसे मैं लेता हूं पानी लेता हूं और केरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी का तेल, जैसे कुछ गांव में बोला जाता है मिट्टी का तेल या केरोसिन ऑयल यानी केरोसिन का तेल, ये दो ले लिए जाए तो आपसे पूछा जाए इसमें सघन माध्यम कौन सा है, विरल माध्यम। तो देखो भाई, हमको पता है कि केरोसिन ऑयल हल्का होता है और पानी थोड़ा भारी होता है, तो भारी सघन माध्यम हो गया। भारी क्या हो गया, सघन माध्यम, यानी कि पानी में प्रकाश की किरण तेजी से नहीं फ्लो करेगी, लेकिन जो केरोसिन ऑयल है उसमें तेजी से फ्लो करेगी। तो यानी कि पानी क्या है हमारा, सघन माध्यम, और केरोसिन ऑयल क्या है हमारा, विरल माध्यम। ऐसे एक एग्जांपल और ले लें, सरसों का तेल ले लें और पानी ले लें। अब सघन माध्यम विरल माध्यम क्या है, सरसों का तेल गाढ़ा होता है इसलिए वो सघन माध्यम का काम करेगा, और पानी जो है उतना गाढ़ा नहीं होता है, सरसों के तेल से कम होता है, इसलिए ये क्या होगा, विरल माध्यम। तो हम ये कह सकते हैं कि सघन माध्यम और विरल माध्यम हम डायरेक्टली कंफर्म नहीं बता सकते। बस आप इतना याद रखिए कि जिसमें प्रकाश की चाल तेज हो जाए उसको विरल माध्यम, जिसमें प्रकाश की चाल स्लो हो जाए यानी धीमी हो जाए उसको सघन माध्यम होती है। बाकी दूसरा एक परिभाषा जो यहाँ पर लिखा गया है सघन माध्यम में क्या है कि जब अपवर्तित किरण अभिलंब की तरफ झुके तो उसको सघन माध्यम, जब अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर भागे तो उसको विरल माध्यम। दो परिभाषाएं आपको मैंने दे दिया है, आपको जो समझ में आए वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं इस पर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, जो अगला पॉइंट अभी हमारा छूटा हुआ था। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ नियम होते हैं बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन के कुछ नियम, दो नियम होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने परावर्तन के नियम पढ़ा था, वैसे अपवर्तन के नियम है। पहला नियम क्या है, देखिए नियम पढ़ने से पहले मैं एक बार डायग्राम को यहाँ पर फिर से बना देता हूँ। डायग्राम को एक बार मैं फिर से यहाँ पर बना देता हूँ। चलिए यही छोटा सा डायग्राम बना देते हैं, पीछे तो हम लोगों ने देख ही लिया है। ये हमारे पास डायग्राम है, यहाँ से लाइट चलती है, चलने के बाद क्या होती है, किसी दूसरे माध्यम में चली जाती है। अगर मैं कहूँ कि इसको लंबवत यानी यहाँ पर अभिलंब मैं ड्रॉ कर दूँ ऐसे, ठीक है, अभिलंब, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये लाइट नीचे की तरफ गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, एक यहाँ पर बन रहा है अभिलंब के साथ, यहाँ पर एक बन रहा है आर। ठीक है, इसको बोल देते हैं हम, ये वायु माध्यम है, वायु, और यहाँ पर क्या है, नीचे जल है। यही तो बनाया था अभी स्टार्टिंग के पहले पेज पे, तो यही तो बनाया था। ये हमारे पास कौन सी किरण है, ये हमारे पास क्या है, आपतित किरण, और ये है हमारे पास परावर्तित, यानी कि ये आपतित किरण है, आपतित किरण, आपतित किरण, ये क्या है हमारे पास, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, अब आप समझिए इसे, क्योंकि फॉर्मूला भी लिखना है। आगे कोई पेज छोड़ रखा कि नहीं, 1 मिनट, हाँ पेज तो नहीं छूटा है, इसलिए चीज़ों को यहीं पर हमको पहले समझना पड़ेगा कुछ चीज़ों को। अगर मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करूँ बच्चों, तो एक चीज समझिएगा, 2 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट बोल रहा, पहला पॉइंट जो हमारा पहला पॉइंट कह रहा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते। देखिए बच्चों, कह रहा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण या अपवर्तित किरण और अभिलंब, इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। बात सही है, पहला पॉइंट तो यही हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब होता है साइन थीटा, आपतन कोण की साइन थीटा तथा अपवर्तन कोण की साइन थीटा का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जो नियतांक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं हम अपवर्तनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बोलते हैं बच्चों, पार्टी अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कहते हैं बच्चों। अब बात ये आती है कि सर इसका फॉर्मूला क्या है। चलिए, इसका फॉर्मूला है कि मैं कहूँ कि अगर बच्चों यहाँ पर तुम्हारे पास वायु है, यहाँ पर क्या है, जल है। वायु मतलब है एयर, एयर ये तो सबको पता ही है, और जल मतलब है वाटर। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ समझिएगा,
इसको एयर का ए, वाटर का डब्ल्यू में लूंगा तो मैं कहूंगा कि जो फॉर्मूला बनता है साइन आई अपॉन साइन आर, ये जो बनता है बच्चों, ये बनता है एक कांस्टेंट यानी कि नियतांक। क्या बनता है? नियतांक बनता है। नियतांक जो ये बोल रहे हैं कि एक नियतांक होता है, ये तो फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला है। अब ये नियतांक ही हमारा क्या होता है? अपवर्तनांक होता है बच्चों। तो इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चा पार्टी कि साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो बराबर है एक ए एन डब्ल्यू के, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो उसको बोलते हैं, यानी कि अपवर्तनांक बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब इस नियम को क्या बोलते हैं? इसे स्नेल्स का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम कहते हैं। नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये भी पॉइंट इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और देखते हैं और भी चीजें अभी बची हैं आपकी। अब देखिए यहाँ पर अपवर्तनांक आ गया, जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे पीछे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको बोला जा रहा है, इसको समझते हैं। कह रहे हैं कि यदि प्रकाश किरण माध्यम एक से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 तथा प्रकाश की चाल v2, 2 में v2, मतलब ये माना गया है कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल अगर v1 हो, 2 में प्रकाश की चाल v2 हो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यहाँ पर दिया गया है कि जो अगर 1n2 है तो इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, कुछ कहानी ऐसी बन रही है बच्चों। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, डायरेक्टली हमको करना है क्या कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, यानी कि इसको ऐसा लिख सकते हैं 1n2 बच्चों। ये फॉर्मूला आपका बन रहा है, जो ये बन रहा है। ठीक है, ये इतना फॉर्मूला आपका बन रहा है काम का। अगर मैं थोड़ा इसको और सुंदर तरीके से लिखना चाहूँ तो कुछ यहाँ मैं ऐसा लिखता हूँ, समझिएगा। इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1n2 इक्वल्स टू v1 बाई v2 भी होगा, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है कि जो v1 है वो किसमें है? जो v1 है, देखिए v1 माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और v2 क्या है? माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो v1 और v2 क्या है? v1 जो है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल है बच्चों, प्रकाश की चाल है। ठीक है, और v2 क्या है? माध्यम 2 में प्रकाश की चाल है बच्चों, प्रकाश की चाल है। ठीक है, क्लियर है बातें इतनी? अगर इतनी बातें क्लियर है थोड़ा मैं इसके बारे में और डिस्कस करता हूं। देखिए बच्चों, इसका एक फॉर्मूला और भी बनता है, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। ये तो इन्होंने दिया कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, लेकिन इसका एक फॉर्मूला और है कि n जो होता है, n क्या है? हमारा अपवर्तनांक है, n हमारा अपवर्तनांक है, और इसमें होता है कि प्रकाश की चाल अपॉन प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। यहां पर वायु में लिख देते हैं, वायु में। ठीक है, वायु में। ठीक है, प्रकाश की चाल किसमें? वायु में, अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ दिया गया है। अब इसमें इसको किस तरीके से प्रदर्शित भी कर सकते हैं? प्रदर्शित करने का तरीका यह है, इसको लिख सकते हैं n इक्वल्स टू c बाई वी। c क्या है? c है प्रकाश की चाल किसमें? वायु में, और v क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल। लेकिन c की वैल्यू फिक्स होती है बच्चों। c की वैल्यू जो होती है, जो प्रकाश की चाल जो वायु में होती है फिक्स होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, ये आपको न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। तो आपका ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक हो गया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी करते हैं। आपके सामने ये है पहला न्यूमेरिकल, आप इसको एक बार खुद से पढ़िए। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई भी कर सकते हैं। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आप इसको ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर लीजिए। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। चलिए, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि एक प्रकाश किरण वायु से द्रव में अभिलंब से 45 अंश का कोण बनाती है। यानी कि अब ये जो आई है, क्या दे रखा? आई मतलब इंसिडेंट एंगल। आई दे रखा है आपको, ये आई आपको दे रखा बच्चों,
या आपको आई दे रखा है, यानी कि इंसिडेंट एंगल कितना दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, कह रही कि यदि संगत अपवर्तन कोण 30 डिग्री हो तो द्रव का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक बताओ। यानी आर दिया गया है, आर दे रखा है आपको कितना 30 डिग्री। तो कह रहा है कि अब यहाँ पर क्या बताना हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी एन बताना है। क्या बताना है? एन बताना है। फॉर्मूला क्या बनता है? एन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। अभी ये चीज हम लोगों ने पढ़ा, साइन आई अपॉन साइन आर। एन बराबर साइन 45, आई की जगह पे 45 रखिए और आर की जगह पे कितना रखिए? आर की जगह पे 30 रखिए। अब सभी बच्चों को पता है साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो n बराबर ये 2 पलट के ऊपर जाएगा तो 2/√2 हो जाएगा बच्चों। अब 2 को तोड़ना चाहें तो तोड़ ले, √2 इंटू √2 अपॉन √2, क्योंकि 2 को 2 बार तोड़ सकते हैं √2 इंटू √2 में। अब देखिए ये दोनों कट गए तो चाहे तो n की वैल्यू आप √2 रख लीजिए, ये भी सही है आपका, लेकिन चाहे तो √2 की वैल्यू रख दीजिए। कितनी होती है? 1.414 होती है बच्चा पार्टी। ठीक है, ये होती है वैल्यू। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड, आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। और सभी बच्चों को मैं एक खास बात बता दूं कि ये जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कम से कम 15-20 न्यूमेरिकल अलग से एक स्लाइड मतलब एक लेक्चर में मैं कराऊंगा, ताकि आपका जो भी न्यूमेरिकल बच रहा, कुछ छूट रहा है तो वो भी कवर हो जाए और बोर्ड में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ताकि आए। ठीक है, तो चलिए आपके सामने है यहाँ पर वायु तथा जल में प्रकाश की चाल क्रमशः दे रखा इतना और इतना, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा? पहली चीज तो एन पूछ रहे हैं, एन पूछ रहे हैं, कह रहे वायु तथा जल। वायु मतलब सी, वायु मतलब सी, वायु में कितना होता है सी, और जल में मतलब हो गया वी। जल एक माध्यम है, वायु भी एक माध्यम, लेकिन वायु में प्रकाश की चाल को सी से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा। तो सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड गिवन है। और इसमें कितना दे रखा है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? अभी पढ़ाया था फॉर्मूला, n = c/v। तो c कितना है भैया? 3 × 10⁸ अपॉन 2.25 × 10⁸। देखिए भाई पावर से पावर तो उड़ जाएगा, पूरा पावर से पावर तो गया, ये 3/2 बचा ना, कितना बचा? n = 3/2.25। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये वैल्यू लगभग 1.33 आएगी बच्चों। इसको आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 1.33 आएगी। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। क्या बोला जा रहा है इस चीज को पहले समझते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं निर्वात में, निर्वात मतलब वायु ही होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। निर्वात का मतलब होता है बच्चों वायु, यानी कि माध्यम कैसा है? वायु है, कंफ्यूज मत होइएगा। वायु में यानी निर्वात में प्रकाश की चाल दे रखा कितना, यानी सी की वैल्यू दे रखा 3 × 10⁸। अगर नहीं भी दिया गया है ना तो आपको ये याद होना चाहिए कि इतना होता है, इतना होता है। ठीक है, मीटर पर सेकंड। यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2, यानी कि अपवर्तनांक दे रखा है इस बार 3/2, तो कह रहे हैं प्रकाश की चाल बताइए किसमें? कांच में। कांच में प्रकाश की चाल यानी कि v की वैल्यू पूछ रहे हैं, फॉर्मूला वही लगा दीजिए फिर से, n = c/v। तो n, अब देखिए आपको निकालना क्या है? v, तो v को इधर लाइए, n को इधर ले जाइए, तो v बराबर क्या हो जाएगा? c/n। तो v = c की वैल्यू कितनी बच्चों? 3 × 10⁸, और n कितना है आपका? n आपका 3/2 है, 3/2। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी v की वैल्यू कितनी आ गई? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। किसमें? कांच में प्रकाश की चाल इतनी होगी बच्चा पार्टी। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन पे फिर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर ये आज का 4th है, और इसका भी टॉपिक जितना था क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका ये 4 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं वायु तथा कांच में, फिर से देखिए वही चीज बोल दिया। वायु मतलब समझ रहे हैं, कांच मतलब कोई माध्यम हो गया। कांच में प्रकाश की चाल इतना तथा इतना है, तो कांच के सापेक्ष मतलब ये जो क्वेश्चन अभी पिछला करा है उसी का उल्टा कर दिया है, बस और कुछ नहीं। देखिए c की वैल्यू आपको दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, v दे रखा आपको 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। n आपसे पूछ रहा है, तो n बराबर लगा दीजिए c/v। तो n कितना है बच्चों? n आपके पास है 3 × 10⁸, और आपके पास v कितना है? 2 × 10⁸।
ये दोनों गए काम से, तो n कितना आया 3/2, और 3/2 का मतलब होता है चाहे तो आप 1.5 भी लिख लीजिए बच्चा पार्टी। तो बच्चों आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा जहाँ पर भी ग्रुप वगैरह मिले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए पार्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।